एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने ट्यूबरक्लोसिस पर एक स्टेटमेंट जारी की कि भारत में 65% ट्यूबरक्लोसिस के मामले सिर्फ और सिर्फ 15 से 45 उम्र के बीच के लोगों के हैं। ये डेटा जितना चौंकाने वाला है उतना ही डराने वाला भी। हालांकि हमने टीबी पर काफ़ी हद तक विजय पाई है, लेकिन आज भी ये बीमारी हमारे लिए गंभीर चिंता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर पल्मोलॉजिस्ट एंड सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर नितिन राठी से। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। सबसे पहले बात इसी स्टेटमेंट की कि भारत में 65% मामले सिर्फ 15 से 45 साल की उम्र के लोगों के हैं। इसके पीछे डॉक्टर नितिन क्या वजह है? हम लोग सब जानते हैं कि टीबी एक संक्रमित बीमारी है। ये हवा से फैलती है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। जब एक टीबी का मरीज खांसता है तो उसके कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और जो पेशेंट, जो स्वस्थ लोग उसके निकट आते हैं, वहाँ से वो उस कीटाणु को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। दूसरा, टीबी जो है लोअर सोशियोनॉमिक स्टेटस की बीमारी है। तो लोअर सोशियोनॉमिक स्टेटस में जो वर्किंग एज ग्रुप है वो 15 से 45 है। वो पढ़ाई ना करने के कारण कम उम्र में ही काम करने के लिए निकल पड़ते हैं और छोटी सी उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं। लोअर सोशियोनॉमिक स्टेटस होने के कारण इन लोगों की जो वर्क हाइजीन है, जो न्यूट्रिशन है, वो अच्छा नहीं होता। तो लो न्यूट्रिशन और हेल्थ हाइजीन पुअर होने के कारण ये जो तबका है ये टीबी के इन्फेक्शन को बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। इस कारण से जो ये मेन अर्निंग मेंबर्स हैं वो इस ग्रुप में पकड़ते हैं। डॉक्टर, मुझे सबसे पहले ये आसान भाषा में समझाइए कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है और ये हमारे लंग्स को कैसे इन्फेक्ट करती है। ट्यूबरकुलोसिस एक एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज है। ये एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। जब एक व्यक्ति जिसको ट्यूबरकुलोसिस है वो खांसता है तो वो अपने टीबी के कीटाणु हवा में छोड़ देता है। ये टीबी के कीटाणु काफ़ी देर तक, कुछ घंटों तक हवा में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वो टीबी के बैक्टीरिया अपने लंग्स में ले लेता है। वो यदि पेशेंट की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो ये बैक्टीरिया शरीर एक ही जगह इकट्ठा कर लेता है और लिम्फ नोड नामक एक ग्रंथि में इकट्ठा कर लेता है। यदि पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है तो वहाँ से ये लंग्स में या ब्लड के थ्रू शरीर के अंदर पहुँच के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे दिमाग में, आँख में, आंतों में, लिवर में, किडनी में, बोन्स में, जॉइंट में टीबी का संक्रमण फैला सकता है। मुझे आप ये बताइए कि 50% से अधिक मामले जो हैं हमारे देश में वो रूरल इंडिया के हैं, तो वहाँ डायग्नोस करने की एक तो सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए ये सबसे बड़ी वहाँ मौत की वजह भी बनती है। तो इसका क्या समाधान है और रूरल इंडिया में इतने मामले आते क्यों हैं इसके? देखिए, रूरल इंडिया जो बेसिकली है वो इलाका है जहाँ पे एजुकेशन की कमी है। इस चीज़ को भारत सरकार ने पकड़ा था और 1962 में एक प्रोग्राम चालू किया, टीबी नेशनल प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने टीबी के जगह जगह स्वास्थ्य डिस्पेंसरी बनाई और ट्रीटमेंट करना चालू किया। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल नहीं था, इसमें काफ़ी कमियां थी। इसी को देखते हुए फिर सरकार ने 1997 में एक रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस का प्रोग्राम बनाया। इसमें उसने देश के हर हिस्से में एक छोटे छोटे डिस्पेंसरीज खोली, जहाँ पे बलगम की जांच करने के सेंटर बनाए और टीबी की दवाइयाँ डॉट्स प्रणाली के थ्रू बांटने लगी। 1997 से लेकर 2005 तक इस समय देश के हर छोटे से छोटे, दूर से दूर ग्रामीण इलाके में एक स्वास्थ्य डिस्पेंसरी है जहाँ पे बलगम की जांच होती है, डॉक्टर्स होते हैं और जो टीबी का उचित ट्रीटमेंट चालू करते हैं। रूरल एरिया में हमें एक एजुकेशनल मोटिवेशन लाना है, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे स्कूल के थ्रू, कि जब खांसी 2 से 3 हफ्ते की ज़्यादा की हो, मरीज को सिम्टम्स आ रहे हो, बुखार ना टूट रहा हो, तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे जाए। वहाँ उसका फ्री में बलगम जांच होता है
और यदि उसके कीटाणु में टीबी आती है तो उसका इलाज भी पूरा गवर्नमेंट करती है। तो हमें एक एजुकेशन लोगों में जागरूकता लानी है कि हम टीबी को पहचाने कैसे और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं। डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी और टोटली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की क्या वजह है और ये हमारे लिए क्यों एक बड़ी समस्या है? ये टीबी का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। टीबी का जो इलाज है वो दवाइयों के माध्यम से होता है। जब पेशेंट कुछ इलाज ढंग से नहीं लेते हैं तो बैक्टीरिया अपना नेचुरल डिफेंस सिस्टम के दौरान के थ्रू एक ऐसा रूप ले लेता है जिसपे उस पे नॉर्मल दवाइयाँ काम नहीं करती। बेसिकली टीबी की 4 दवाइयाँ होती हैं, रिफाम्पिसिन, आइसोनिazid, कॉम्बिटॉल, पायरेजिनामाइड। जब रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड से टीबी का कीटाणु रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, उसको एमडीआर बोलते हैं। जब टीबी का कीटाणु इन दोनों दवाओं के साथ क्विनोलोस ग्रुप जैसे ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन या एमाइनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन के टीके जो हम सब सुने होंगे, उनसे काम करना बंद कर देता है, तो वो एक्सडीआर टीबी या टोटल ड्रग रेजिस्टेंट का रूप ले लेता है। जो नॉर्मल टीबी का ट्रीटमेंट है वो केवल 6 महीने चलता है। एमडीआर, एक्सडीआर का ट्रीटमेंट 2 साल तक चलता है। इसके दवाइयाँ बड़ी डिफिकल्ट दवाइयाँ होती हैं, साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और कॉस्टली मेडिसिन होती हैं। और जो नॉर्मल टीबी है वो 80 से 85% तक बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं और उनका ठीक होने का रेट भी नॉर्मल टीबी से कम है। इसलिए हमें टीबी को पहले ही पहचानना होगा, उसका ट्रीटमेंट पूरा करना होगा जिससे कि वो एमडीआर और एक्सडीआर में तब्दील ना हो। जी। डॉक्टर राठी, मुझे ये समझाइए, काफ़ी जो पेशेंट्स होते हैं टीबी का प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं, जो इलाज है बीच में ही छोड़ देते हैं, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है उन्हें? इसका खामियाजा हम 3 तरीके से देख सकते हैं, खुद पेशेंट को, समाज को और फैमिली को। यदि पेशेंट पूरा इलाज नहीं लेगा तो चूंकि टीबी एक इन्फेक्शियस बीमारी है, तो यदि हम इन्फेक्शन को पूरा ठीक नहीं करेंगे तो हम खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे और ये इन्फेक्शन इतना भयंकर भी हो सकता है कि इसमें मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। यदि उस मरीज की मृत्यु हो जाती है तो वो एक मेन अर्निंग मेंबर की मृत्यु होती है, तो समाज अब उसके परिवार को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और मरीज यदि पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेता तो जैसे ये संक्रमण की बीमारी है तो उसके आसपास आने वाले लोगों में संक्रमण फैल सकता है। ये भी अमूमन देखा गया है कि यदि पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेते तो वो एक मरीज, टीबी का मरीज 20 से 25 लोगों को टीबी का कीटाणु फैला सकता है, बीमारी डिसीज डेवलप करा सकता है। जी डॉक्टर राठी, मुझे ये बताइए कि टीबी इन्फेक्शन और टीबी डिजीज़ होने में दोनों में क्या फ़र्क है और इसके क्या सिम्टम्स हैं? टीबी इन्फेक्शन और टीबी डिसीज, जैसे मैंने बताया कि ये फैलने वाली बीमारी है जब कीटाणु शरीर के अंदर आता है और बॉडी का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसी इन्फेक्शन को उसी जगह पकड़ के लिम्फ नोड में इकट्ठा कर देता है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में गोन्स फोकस कहते हैं। तो उसको बोलते हैं टीबी का इन्फेक्शन, यानी कि शरीर के अंदर टीबी का बैक्टीरिया तो मौजूद है पर उसको कोई सिम्टम नहीं है। यदि वो उस लोकलाइज जगह पे कंट्रोल ना होके शरीर के डिफरेंट भागों में फैल जाता है और सिम्टम्स पैदा करना चालू कर देता है तो हम उसको डिसीज कहते हैं। टीबी का इन्फेक्शन बॉडी में सालों साल तक रह सकता है। हो सकता है टीबी का कीटाणु हमारे शरीर में हो और हमें जिंदगी भर टीबी की बीमारी ना हो। जी। और यदि हमारा किसी भी पॉइंट पे इम्यूनिटी कम होती है तो टीबी का इन्फेक्शन डिसीज में कभी भी बदल सकता है। जी, आप मुझे ये भी बताइए कि कोविड और टीबी दोनों लंग्स की बीमारी हैं, दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर किसी को टीबी की प्रॉब्लम है तो क्या कोविड होने पर उसकी सिवियरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी? ये अभी कोविड बहुत ही नई बीमारी है, 1 से 1.5 साल पुरानी है, तो अभी ऐसे डाटाज हमारे सामने नहीं आया कि कोविड डायरेक्टली टीबी को इन्फेक्ट करता है या नहीं करता, कि सीवियरिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। लेकिन यदि किसी पेशेंट को डेफिनेटली कोविड होता है, पेशेंट किसी भी कारण से हॉस्पिटल के एडमिट हो जाता है या दवाइयों के साइड इफेक्ट आ जाते हैं जिस कारण से उसको टीबी की दवाई छोड़नी पड़ जाती है, तो डेफिनेटली टीबी का रूप बिगड़ जाता है। और दो बीमारी एक ही हिस्से पे यदि काम करें और दोनों ही एयरबॉर्न है, दोनों ही लोअर सोशियोनॉमिक स्टेटस की बीमारियां हैं जो क्लोज अप्रोक्सीमिटी से, पुअर हाइजीन से, पुअर न्यूट्रिशन से बढ़ती हैं, तो डेफिनेटली दोनों बीमारी होंगी तो मरीज को ज़्यादा नुकसान होगा ही होगा। जी।
डॉक्टर राठी, मुझे ये बताइए कि इसको डायग्नोस और ट्रीट कैसे किया जाता है? टीबी को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी लंग्स की टीबी होती है और लंग्स के बाहर जो भी हिस्सा है, चाहे वो लंग्स की झिल्ली है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो आंत है, चाहे वो हड्डी है, चाहे ब्रेन है, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहती हैं। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि पल्मोनरी टीबी फैलने वाली टीबी होती है, संक्रमण फैलाने वाली होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी फैलने वाली नहीं होती। जो लंग्स की टीबी होती है उसमें हमें बेसिकली स्पुटम की जांच करनी होती है, अंदर से बलगम लेना होता है, सुबह का गाढ़ा पीला बलगम लेना होता है, उसे कम से कम 2 बार जांच के लिए भेजना होता है। कुछ पेशेंट जो बलगम नहीं दे पाते उसमें स्पेशलिस्ट के माध्यम से कुछ एडवांस टेस्ट करने पड़ते हैं। ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से एक एंडोस्कोपी होती है जिससे हम उस बलगम को निकाल के जांच के लिए भेज देते हैं। और एक जीन एक्सपर्ट करके टेस्ट होता है जो आज गवर्नमेंट ने, WHO ने मैंडेटरी कर दिया है, जो बिल्कुल ही शुरू के 2 से 3 घंटे में हमें बता देता है कि टीबी नॉर्मल है या MDR या XDR, जैसा कि आपने डिस्कस किया। यदि टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो हमें टिश्यू डायग्नोसिस करना होता है। यदि लंग्स में पानी है तो पानी को निकालना होगा, टेस्ट के लिए भेजना होगा। किडनी में है, लिवर में है तो हमें उस टिश्यू की या लिम्फ ग्लैंड्स की है तो हमें उस टिश्यू को निकाल के बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा और उस पे टीबी के टेस्ट लगाने होते हैं। टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर किसी पेशेंट को टीबी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो उसको किस शुरुआती तौर पर किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? टीबी एक जनरलाइज सिस्टमेटिक डिसीज है। इसमें 2 तरीके के सिम्टम्स होते हैं। एक तो जनरल बीमारी के कारण, जैसे भूख कम लगना, वजन का कम होना, मरीज का कमजोर होते चले जाना, और एक लो ग्रेड इवनिंग राइज फीवर आना। ये तो एक जनरलाइज सिम्टम है जब हमें पता लगता है कि शरीर के अंदर कुछ हो रहा है। और कुछ होते हैं सिस्टम स्पेसिफिक, जैसे लंग्स की टीबी। लंग्स का टीबी होगा तो मरीज को खांसी आएगी, खांसी के साथ बलगम आएगा, खून आएगा, सांस फूलने की बीमारी हो सकती है। यदि लंग्स के अंदर पानी भरा है तो उसके चेस्ट में पेन होगा, सांस में दिक्कत होगी। और ऐसे ही यदि पेशेंट को लिवर में है तो लिवर के सिम्टम, उसे जॉन्डिस होगा, भूख कम लगेगी। किडनी होगा तो यूरिन की दिक्कतें होने लगेंगी। दिमाग की दिक्कत होगी तो उसको नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इस तरह के सिम्टम आएंगे। आंख की टीबी होगी तो उसको दिखने में दिक्कतें आएंगी। और लिम्फ ग्लैंड होंगी तो गांठों में, शरीर में कहीं कहीं गांठें निकलने लगेगी जिसमें सूजन आने लगेगी। टीबी के पेशेंट्स को किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, खासकर डाइट में? टीबी के, जैसे हमने बताया शुरुआती से, कि ये लोअर सोशियोनोमिक स्टेटस है, इसमें इम्यूनिटी का बहुत रोल होता है। जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है तो हमारे शरीर में, टीबी का इन्फेक्शन तो इंडिया में मोर देन 80% के बॉडी में है। जी। हम कहीं ना कहीं बाहर जाते ही जाते हैं, संक्रमण को लेके रखते हैं। तो हमें अच्छी डाइट रखना चाहिए, न्यूट्रिशन को पूरा रखना चाहिए। और खाली डाइट ही नहीं, हमें पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए भी बोलना चाहिए और पेशेंट की नींद भी पूरी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ, टोटल क्वालिटी ऑफ लाइफ ही टीबी के लिए बेहतर होनी चाहिए। और खाने में हाई प्रोटीन डाइट खानी चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए और कम से कम शरीर में 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। डॉक्टर, आप ये मुझे समझाइए, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी लोग इलाज नहीं कराते, ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो कोई अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता तो उसे क्या खामियाजा भरना पड़ेगा? यदि ट्रीटमेंट ही हम पूरा नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फेक्शन डिसीज है, इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। और यदि इन्फेक्शन बढ़ेगा, लंग्स पूरा नहीं काम करेंगे तो लंग्स ही पूरा नहीं करेंगे तो लंग्स पूरा ऑक्सीजन बॉडी को देते हैं। यदि बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और लंग्स इतने वीक हो जाएंगे तो मरीज की मृत्यु हो सकती है। मरीज, और ट्रीटमेंट पूरा ना कराने से, चूंकि ये संक्रमण की बीमारी है, ये मरीज जहां जहां पे भी घूमेगा, जिन जिन लोगों के संपर्क में आएगा, उनको टीबी की बीमारी को फैला सकता है। यदि ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते तो मरीज को MDR टीबी और XDR टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। और जी। मरीज की यदि मृत्यु होती है तो उसका परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति नीचे हो सकती है। तो ये एक सामाजिक दिक्कत है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि टीबी का इलाज संभव है, लेकिन आपको डॉक्टर के बताई सलाह पर अपना पूरा ध्यान और दवाई लेने की सख्त ज़रूरत है। बीच में भी इसका इलाज बिल्कुल ना भूलें, छोड़ें ना बीच में इसका इलाज, और इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल भी ना लें और देश को टीबी मुक्त बनाने में पूरा सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते मैं आपको बताना चाहती हूँ TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में।
Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.